साथियों, वहां पीछे बैठे साथियों, वहां से आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी, युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष प्रिय भाई रवि भगत जी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विकास पुरुष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रमन सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और सबसे महत्वपूर्ण, इस कड़ी धूप में भी छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए मेरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के शेर के टुकड़े, आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कुछ महीने पहले मैं आप सब के बीच आया था और हम सब मिलकर भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री निवास पर यशस्वी रूप से घेराव हमने किए थे। और मुझे याद है, उस दिन भी इसी प्रकार के खड़ी धूप में आप सब लोग मौजूद थे और हम सबको नियंत्रण करने के लिए हजारों संख्या में पुलिस को भूपेश सरकार ने नियुक्त किया था, बैरिकेड्स लगा दिया था, कंटेनर्स को लगा दिया था। युवा मोर्चा से डरकर हजारों पुलिस को भूपेश सरकार ने हम सबको नियंत्रण करने के लिए लागू किया था। पर उसके बावजूद भी हम बैरिकेड को तोड़कर, कंटेनर को पार कर मुख्यमंत्री के ऑफिशियल निवास पर हम पहुंचे और घेराव कार्यक्रम को हमने यशस्वी किए। कड़ी धूप में हमने किए, पानी का बौछार को हमने सामना किए, लाठी को खाए, पर कार्यक्रम को हम यशस्वी किए। साथियों, युवा मोर्चा का ताकत क्या होता है, इसको हम एक बार भूपेश जी को और उनकी तानाशाही सरकार को एक बार हमने ऑलरेडी प्रदर्शित कर चुके हैं। इस बार दूसरी बार युवा मोर्चा यशस्वी रूप से मुख्यमंत्री के आवास पर हम घेराव यशस्वी रूप से करेंगे। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाकर युवा मोर्चा आज आप सबके बीच आया है। बहुत संक्षिप्त रूप में इस मुद्दे के जो सीरियसनेस है, इस मुद्दे का महत्व क्या है, इसको मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूं। वहां उपस्थित सभी अपना युवा मोर्चा कार्यकर्ता से मैं विनती करता हूं, आप थोड़ा यहां आइए, यहां थोड़ा ध्यान दीजिए। 10-15 मिनट में हम सब यहां से निकलेंगे और आवास पर घेराव करेंगे। मैं वहां सभी उपस्थित युवा मोर्चा कार्यकर्ता से आग्रह कर रहा हूं, साथियों आप यहां आइए और इसके बाद हम वहां जाएंगे साथियों, मैं पिछले बार जब यहां आया था तब आपके बीच मुख्यमंत्री जी के काम के शैली के बारे में, उनके कार्यवैखरी के बारे में मैं एक बात बताया था कि भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो सोनिया गांधी के कलेक्शन मास्टर है। 6 महीने पहले मैं ये बात बोला
चुका है। शराब का घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो या पीएससी का अभी का घोटाला हो, हर घोटाले में सीएम साहब अपने कलेक्शन मास्टर का उनका क्षमता दिखा रहा है। साथियों, मैं कई प्रदेशों में प्रवास किया। हर प्रदेश में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और एक पारदर्शिता से उसका चयन प्रक्रिया होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है। पर छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 साल से जिस प्रकार के पीएससी का सिलेक्शन हो रहा है, इसको देखकर मैं बहुत विश्वास के साथ, गंभीरता के साथ कह सकता हूं, देश के सबसे करप्ट, देश के सबसे भ्रष्ट और देश के सबसे घटिया पीएससी का कमीशन यदि है तो आज भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पीएससी छत्तीसगढ़ में। ये कलेक्शन मास्टर के कमीशन राज को दर्शाता है। कलेक्शन मास्टर के कमीशन राज को ये सीजीपीएससी स्कैम घोटाला दर्शाता है। जिस प्रकार से करप्शन हुआ है, सोचिए 3 साल पहले एग्जामिनेशन शुरू हो गया। 2021 में पहली बार प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो गया और मेंस का जो एग्जामिनेशन हो गया वो 2021 में नहीं हुआ, वो 2022 में 1 साल के बाद हुआ और उसी साल रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन और इंटरव्यू नहीं हुआ। फिर 6-7 महीने के बाद इंटरव्यू हुआ और मेंस का इंटरव्यू के बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ। मतलब 1 साल के एग्जामिनेशन करने के लिए यहां के पीएससी 3 साल लेकर काम किया है। 3 साल। यूपीएससी आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए चुनाव करते हैं, हर साल एग्जामिनेशन होता है। सिर्फ 7-8 महीने में ही 20 लाख से अधिक युवाओं का एग्जामिनेशन बहुत यशस्वी रूप से, ट्रांसपेरेंट रूप से हो जाता है। पर 8 महीने में करने वाले एग्जामिनेशन को 3 साल में बांटकर इस सीजीपीएससी ने एग्जामिनेशन को किया है। यही दर्शाता है जिस प्रकार का कांड, जिस प्रकार का स्कैंडल इस पीएससी स्कैम में हुआ। एक तो उदाहरण साथियों मैं देना चाहता हूं, जिस प्रकार का करप्शन स्कीम में हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस में हुआ। एक विद्यार्थी, उसका नाम है नीतीश, उसको मिला है 7th रैंक। प्रीलिम्स में जब उन्होंने भर्ती किया एप्लीकेशन में, उनका पूरा नाम दर्ज हुआ था। उनका नाम था नीतीश सोनमानी। प्रीलिम्स में पूरा नाम उल्लेख हुआ था। बाद में मेंस में जब उन्होंने दूसरी बार एग्जाम दिया तब भी पूरा नाम उल्लेख हुआ था, नीतीश सोनमानी। तीसरी बार जब वो इंटरव्यू में आए तब भी उनका पूरा नाम दर्ज हुआ था, उल्लेख हुआ था, नीतीश सोनमानी। पर जब रिजल्ट आए, रिजल्ट के शीट में उनका नाम पूरा नहीं लिखा था, सिर्फ नीतीश ऐसा लिखा था और उनको पूरे स्टेट में 7 नंबर पे उनको मार्क्स दिया था, 7 नंबर पे उनको रैंक मिला था। बाद में पता चला कि ये नीतीश कौन है। ये 7th रैंक नीतीश कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, सीजीपीएससी के चेयरमैन तमन सोनमानी का दत्तक बेटा।
भूपेश बघेल जी के पीएससी में यदि आपको जगह मिलना है, एग्जाम में आप पास होना है, आप बड़े कांग्रेस नेता का बेटा या बेटी होनी चाहिए। आप आम युवा है, आप गरीब है, तो आपको यहां जगह नहीं मिलेगा साथ। सुधीर कटियार जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके बेटी और उनके भतीजा दोनों को जगह मिला। आम युवा एक सीट भी उनको नहीं मिल रहा है, पर यहां कांग्रेस के नेताओं को बाई वन गेट वन फ्री में ऑफर में सीट मिल रहा है। तीसरा उदाहरण, कांग्रेस पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता राजेंद्र शुक्ला जी, उनके घर के बेटी को और उनके घर के बेटा को, दोनों को जगह मिला है। हम डीटीएच खरीदते हैं ना, स्पोर्ट्स का पैकेज होता है, साइंस चैनल का कुछ पैकेज होता है, कुछ हिंदी चैनल का होता है, अखबारों का मतलब सिर्फ न्यूज चैनल का पैकेज होता है। तीसरा पैकेज होता है फैमिली पैकेज। पता है ना आपको, डीटीएच जब आप खरीदते हैं एक फैमिली पैकेज भी होता है। सीजीपीएससी में इसी प्रकार का एक फैमिली पैकेज भी है, जिसको राजेंद्र शुक्ला जी ने, जिसको सुधीर कटियार जी ने, इस प्रकार के कांग्रेस के नेता खरीद चुके हैं। इस प्रकार के घोटाला पीएससी में हो रहा है। और जब इस विषय को प्रस्तावित कर मुख्यमंत्री जी से हम पूछते हैं, यहां के युवा, आम युवा पूछते हैं कि हम जैसे आम युवा को यहां सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम 4 साल 3 साल लगातार पढ़ने के बाद भी हम पास नहीं हो रहे, परंतु डीआईजी के बेटा, गवर्नर साहब के सेक्रेटरी के 2 बेटी, सबको जगह मिल रहा है, यह कैसे संभव है? जब ऐसे प्रश्न यहां के आम युवा मुख्यमंत्री जी से पूछते हैं, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, क्या राजनेता और अधिकारियों का बेटा होना गुनाह है? आज इस पवित्र मंच से, युवा मोर्चा के इस मंच से हम कहना चाहते हैं, हां, राजनेता और अधिकारियों का बेटा होना गुनाह नहीं है, पर आज आपके राज में अधिकारियों का या राजनेताओं का बेटा नहीं होना गुनाह बन चुका है। आज सुबह साथियों, रमन जी के संदर्भ में, उनके कार्यकाल के संदर्भ में, यही रायपुर में बने गए नालंदा परिसर में मैं और अपने कार्यकर्ता हम गए थे। वहां उपस्थित सीजीपीएससी एग्जाम को तैयार करने वाले युवाओं से बातचीत किए। कैसे है ये युवा? अत्यंत आम परिवार से वो आते, दूर दराज गांव से यहां आकर, यहां पीजी कर महीने में 7,000, महीने में 6,000 रुपए खर्च कर दिन में 15 घंटे 16 घंटे पढ़ाई कर रहे। गरीब से गरीब परिवार से वो आते, पूरे प्रदेश के लिए और देश के लिए सेवा करने का एक आकांक्षा के साथ वो आए, मेहनत के साथ, प्रयास करने के साथ, अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के एक सपने के साथ वो आए। पर आज उन जैसे नौजवानों के प्रति घोर अन्याय हो रहा है। उनके सपने को बर्बाद करने का काम यहां के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पीएससी के काम के वजह से हो रहा है।
साथियों, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का कांड यहां है, आप ये उदाहरण देखिए। यहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती करने के लिए वन रक्षक का एक एग्जामिनेशन हुआ। वन रक्षक एग्जामिनेशन में एक फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है। क्या होता है? फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है। आप कितना फिजिकली कैपेबल है, आप कितना दूर कितने समय में भाग सकते हैं, इसको मेजर करने के लिए एक फिजिकल टेस्ट होता है। ये वन रक्षक एग्जाम में फिजिकल टेस्ट हो गया और फिजिकल टेस्ट में पता चला एक अभ्यर्थी 200 मीटर रेस को सिर्फ 14 सेकेंड्स 14 सेकेंड्स के अंदर अंदर उन्होंने समाप्त कर चुकी थी। मतलब विश्व के सबसे तेज गति से रन करने वाले उसेन बोल्ट उससे भी 6 सेकेंड जल्दी ये इन्होंने करा। शक्तिमान। इस प्रकार के वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने वाले अभ्यर्थियों का चयन इस प्रोसेस में हो रहा। भले ये अभ्यर्थी, ये कैंडिडेट वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए ना किए, परंतु भूपेश बघेल जी ने करप्शन में वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वो सेट कर रहे हैं और नई नई ऊंचाई वर्ल्ड रिकॉर्ड में रोज उन्होंने खड़ा कर। साथियों, अपने संदर्भ में जितने भी डिजिटलाइजेशन हुआ था, जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स बनाकर एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के साथ एग्जामिनेशन करने का जो अपना प्रोसेस था, उस सभी प्रोसेस को बंद कर मैन्युअल प्रोसेस में सिलेक्शन करने का एक बहुत बड़ा साजिश पिछले 4 साल में पीएससी में हुआ। मैं आज आप सबके बीच में यह आरोप करना चाह रहा कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के पीएससी आज पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में काम नहीं कर रहा है। सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ के पैसा सकेलने वाला कंपनी के रूप में काम कर रहा है। साथियों, सीजीपीएससी कलेक्शन मास्टर के पैसा सकेलने वाला कंपनी बन चुका है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं। इसको बदलने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी यहां के प्रदेश के युवाओं के, हम सब के ऊपर। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों, हम घर घर तक जाएंगे, प्रदेश के युवाओं के बीच इस पीएससी घोटाला, इस कांड के बारे में हम उनको बताएंगे। साथ ही साथ हम ये वादा भी देंगे कि आने वाले भारतीय जनता पार्टी सरकार जब आएगी, तब छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पूर्ण रूप से, सिस्टमैटिक रूप से, इसको ट्रांसपेरेंट माध्यम से करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस वादा को भी हम युवाओं के बीच में रखें। साथियों, आज सुबह जब मैंने यहां के युवाओं से बातचीत किया, पीएससी एस्पायरेंट्स के साथ मैंने बातचीत किया, यहां के पीएससी एस्पायरेंट्स कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं, जिसके बारे में रमन जी के साथ, प्रदेश के अध्यक्ष जी के साथ और बाकी अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ आज हम चर्चा किए। मैं आज प्रदेश के सभी एस्पायरेंट्स को पीएससी एग्जाम लिखने जा रहे सभी एस्पायरेंट्स को मैं वादा दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी आप सबको 7 प्रमुख बिंदु आप सबके समक्ष रख रहे हैं। ये 7 बिंदु
आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आपके आशीर्वाद के वजह से यहां स्थापित हो जाएगी, पहला दिन ही ये 7 बिंदु के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करेगी और आपके लिए न्याय प्रदान करने का काम करेगी। क्या है ये 7 बिंदु? पहला बिंदु, इस बार पिछले 3 साल में 2021 से लेकर 2023 तक जिस प्रकार का कांड, जिस प्रकार का घोटाला पिछले 3 साल में पीएससी में हुआ है, इस घोटाला को जांच करने के लिए हम सीबीआई को नियुक्त करेंगे और एक सीबीआई इंक्वायरी करने के बाद जितने भी लोग इस घोटाला में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है और जितने भी कैंडिडेट्स गलत रूप से सिलेक्ट हो चुके हैं, इन सभी व्यक्तियों को हम चुन कर हम अंदर करेंगे और न्याय प्राप्त कर देंगे यहां के युवाओं को। ये पहली बिंदु के ऊपर हम काम करेंगे। दूसरी प्रमुख बिंदु, जितने भी एग्जामिनेशंस में गलती हो चुका है, जितने भी एग्जामिनेशंस में स्कैंडल हो चुका है, उन सभी एग्जाम्स को हम कैंसिल कर हम रीडू करेंगे, री एग्जामिनेशन करवाएंगे ताकि टैलेंटेड और मेरिटोरियस आम युवा इसमें पास हो जाए और उनको न्याय प्रदान हो जाए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, साथियों, एग्जाम में क्या होता है, आप सब भी पढ़े लिखे नौजवान, हम जब आंसर शीट लिखते हैं और एक ओपेक सिस्टम में जिसमें पारदर्शिता नहीं है, ऐसे सिस्टम में कोई मैच फिक्सिंग होकर कोई इसका मापदंड करे या मार्क्स का एग्जामिनेशन करे तो भरोसा कैसे रख सकते हैं। इसलिए बहुत सारे युवाओं का, एस्पायरेंट का मांग था कि सभी आंसर शीट को, हर एस्पायरेंट के आंसर शीट को ऑनलाइन में कार्बन कॉपी और इसका कॉपी हम डालना है और पूरे पारदर्शिता से जो जितना मार्क्स लिया है, जिस प्रकार का आंसर लिया है, उसको टैली करने के लिए अमेंडेड की आंसर शीट को भी ऑनलाइन में डालना जरूरी है। यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिन में करेगी। 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ अमेंडेड आंसर शीट ये है और आपने ये उत्तर लिखा, आपके प्रश्न पत्रिका और एक मॉडल आंसर शीट और आप जो उत्तर लिखे हैं वो तीनों ऑनलाइन में मिल जाएगा। सब पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो जाएगा। साथियों, उसके साथ साथ आज कई सारे विद्यार्थियों ने शिकायत की कि एग्जामिनेशन सेंटर में ही ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के, अधिकारियों के बच्चे हैं, इनको दूसरे एक कोने में ले आकर या होटल में इनको बिठाकर वहां उनको एग्जामिनेशन का पेपर दे देते हैं। इस प्रकार का कांड हो रहा है, इस प्रकार का एक शिकायत उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी का वायदा है कि जब हम सरकार में आएंगे तब पीएससी के हर एग्जामिनेशन सेंटर में कंपलसरी वीडियोग्राफी हम करवाएंगे, कंपलसरी सीसीटीवी करवाएंगे और वीडियोग्राफी के आधार में ही एग्जामिनेशन का प्रक्रिया जारी होगा। साथियों, इसके साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थी
एनुअल कैलेंडर को भी ठीक से करने के लिए मांग की है। आज यूपीएससी के एग्जामिनेशन और यहां के सीजीपीएससी के एग्जामिनेशन दोनों में क्लैश हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दोनों एग्जामिनेशन में आसानी से वो पार्टिसिपेट कर सके, इस प्रकार के एनुअल कैलेंडर को हम जारी करेंगे और पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के साथ चयन प्रक्रिया यहां हो, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। ये वादा आप सबके समक्ष भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के ये वादा को आज छत्तीसगढ़ के करोड़ों करोड़ों युवाओं के समक्ष मैं आप सबके बीच रख रहा हूं और आपके समर्थन को आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से मैं मांग रहा हूं। साथियों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये आंदोलन का समय है, सीएम निवास पर घेराव करने का समय है और एक परिवर्तन का भी समय है। जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब छत्तीसगढ़ को विकास के लिए जाना जाता था। छत्तीसगढ़ में नया एम्स के लिए लोग यहां आते थे और एम्स के लिए जाना जाता था। नया रायपुर हो, यहां के साइंटिफिक पीडीएस सिस्टम हो, नालंदा परिसर जैसे युवाओं को ताकत देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस प्रकार के काम के लिए जाना जाता था। परंतु आज कोयला कांड के लिए, पीएससी कांड के लिए, लिकर शराब का स्कैम के लिए आज अखबार में छत्तीसगढ़ का नाम उल्लेख हो रहा है। मैं यहां उपस्थित सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ता से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, साथियों, अपने प्रदेश के गरिमा को बचाने का और इसको और ऊंचाई तक लेकर जाने का जो जिम्मेदारी है वो यहां उपस्थित युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं के आप सबके ऊपर है। साथियों, आइए इस आंदोलन को हम यशस्वी करेंगे। प्रदेश में जो भ्रष्टाचार तांडव हो रहा, इस भ्रष्टाचार को हम अंत करेंगे और इसी संदर्भ में भारतीय जनता युवा मोर्चा पीएससी कांड के समर्थन में, पीएससी कांड के खिलाफ जो भी युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ समर्थन करना चाहते हैं, बीजेपी के साथ इस आंदोलन में समर्थन करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए संपर्क करने के लिए एक मिस कॉल नंबर का शुरुआत हम आज कर रहे हैं। मैं इसी माध्यम से उस मिस कॉल नंबर को भी मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूं। आप भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में इस मिस कॉल नंबर को आप प्रसारित कर दीजिए। मिस कॉल नंबर है 9090902024। फिर एक बार दोहराता हूं, 9090902024। ये मिस कॉल नंबर पीएससी स्कैम के खिलाफ जो भी युवा उनके आवाज व्यक्त करना चाहते हैं, बुलंद करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर, एक मिस कॉल नंबर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज लॉन्च किए हैं। मैं आप सबको इस खड़ी धूप में ऐसे बहुत बड़ी आंदोलन में आने के लिए आप सबको फिर एक बार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं। साथियों, बहुत सारे पुलिस को हम सबको रोकने के लिए भूपेश जी ने नियुक्त किया। मैं आपसे निवेदन करता हूं, वो जितने भी प्रयास करें, आज हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे ही करेंगे। मैं तो लाठी खाने के लिए तैयार हूं, आप तैयार हो? इतने ही आवाज से बोल रहे भैया, तैयार हो? ताली का बौछार तो यदि लगा दिया तो उसको भी सामना करने के लिए तैयार हो?
ये भाषणबाजी समाप्त हो चुका है। ये आंदोलन का